आज हम लोग बात करते हैं एफआईआर पर। जब भी कोई अपराध होता है तो अपराध होने की सूचना हम लोग सबसे पहले देते हैं थाने में। तो थाने में सूचना देने से लेकर और इसके बाद की क्या कार्रवाई है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जब कोई भी अपराध घटित होता है और कोई भी जब अपराध आपको हमने बताया था दो ही तरह से होता है, वो या तो संज्ञेय होगा या असंज्ञेय होगा। तो अपराध दो तरह का आपने जाना है, संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध। इन दोनों की जो प्रक्रिया है सूचना देने की, क्या वो एक ही है या अलग अलग है? तो सबसे पहले जो शुरुआत है हमको यहीं से करनी पड़ेगी। हम लोग क्रम की धारा ना पढ़कर हम लोग जो समाज में घटित होता है उस तरह से पढ़ते हैं। तो जब अपराध हुआ, अपराध होने के बाद हमको सबसे पहले जरूरत क्या पड़ती है? सूचना देने की, यानी कि आम भाषा में कहें तो रिपोर्ट दर्ज कराने की। तो जब रिपोर्ट दर्ज कराने की जो हमको जरूरत पड़ती है तो उस रिपोर्ट को ही यहाँ एफआईआर कहा जाता है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो सवाल यहाँ कंपटीशन में भी आता है और एलएलबी में भी आता है। तो ये एफआईआर कहाँ थी? सीआरपीसी में ये एफआईआर थी आपकी 154 से शुरुआत होती है, इसके आगे भी चलेंगे, है ना। तो 154 में शुरुआत होती थी। बीएनएसएस में दोनों धाराएं आप समझ लीजिए 173 में है। तो अब हमको 173 पढ़नी है, ठीक है। पुरानी धारा 154 और वर्तमान 173। अब कंपटीशन की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो कंपटीशन में आपसे कभी कभार ये पूछा जा सकता है कि ये कौन से चैप्टर में है। तो इसका अध्याय 13 है। अध्याय 13 पहले जो है ये 12 में था, सीआरपीसी में 12 अध्याय में था। और इसमें कहा जाता था कि पुलिस को इत्तला और अन्वेषण की शक्तियाँ, पुलिस को इत्तला और अन्वेषण की शक्तियाँ। तो इत्तला मतलब सूचना से है, खबर करने से है। तो यहाँ हम लोग 173 पढ़ेंगे। 173 में एफआईआर है। और सबसे पहले चूंकि हम लोग अब एलएलबी के पढ़ रहे हैं तो एफआईआर का मतलब क्या है? सबसे पहला सवाल यही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है। तो आपको ये जानना है प्रथम सूचना रिपोर्ट की परिभाषा नहीं दी है 173 में, ये ध्यान रखें। कैसे दर्ज होगी ये बात बताई गई है, कैसे सूचना करनी है हमको अपराध होने के बाद, ये बात बताई गई है 173 में। लेकिन है क्या एफआईआर? तो एफआईआर का मतलब यहाँ सिंपल सा आप जान लो, प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसी सूचना से इसका तात्पर्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है और जो किसी अपराध के किए जाने के संबंध में होती है। तो जब भी कोई अपराध होगा तो अपराध होने की सूचना किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। अब ध्यान रखना, किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाएगी। वो व्यक्ति पीड़ित भी हो सकता है या कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। सूचना कोई भी व्यक्ति दे सकता है किसी अपराध की होने की। वो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जिसके साथ अपराध हुआ है वही व्यक्ति सूचना दे, कोई अन्य व्यक्ति भी और दे सकता है। और इस एफआईआर का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी भी अपराध की पुलिस अधिकारी से शिकायत करना। उद्देश्य पुलिस अधिकारी से शिकायत करना ताकि वो पुलिस अधिकारी इस दंड विधि को गति प्रदान कर सके, मतलब इस दंड विधि के अनुसार कार्रवाई कर सके। क्योंकि पुलिस अब अपने आप तो सब कुछ जानती नहीं है, उसको कोई बताएगा ना कि अपराध हुआ है। तो जब अपराध होने की बात कोई व्यक्ति बताएगा उसी को हम
FIR कह देते हैं, उसी को सूचना कह देते हैं। तो ध्यान रखना, इस FIR के अन्य नाम भी हो सकते हैं। जैसे एक नाम होता है इसका रपट ए इब्तिदाई, लिख लो, कभी कभी पूछ लेते हैं, रपट ए इब्तिदाई ऐसे करके बोलते हैं, रपट ए इब्तिदाई, या फिर इसको प्रारंभिक रिपोर्ट कह देते हैं, प्रारंभिक रिपोर्ट। इन नामों को आप ध्यान में रखना, ये कंपटीशन के सवाल हैं, फिलहाल आपकी जानकारी के लिए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट, तो ये नाम जो है FIR के, प्रथम सूचना रिपोर्ट तो है ही, इसके अलावा इसको रपट इब्तिदाई या प्रारंभिक रिपोर्ट नाम से भी जानते हैं। रपट कैसे की जाएगी, यानी कि रिपोर्ट कैसे की जाएगी? तो कोई भी प्राथमिक सूचना रिपोर्ट जो है वो मौखिक रूप से और या फिर जो है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से की जा सकती। तो अब जो 173 में कहा गया है कैसे करेंगे, तो वो तरीका क्या होगा, मौखिक रूप से या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब अब ऑनलाइन भी व्यवस्था की गई है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के द्वारा भी। तो अब आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो मौखिक कर सकते हो और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से। इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से अगर आप FIR कराते हो, का जो प्रक्रिया है आप तो ऑनलाइन कर दिए, उसके बाद आपको 30 दिनों के भीतर एक अभिलेख पर हस्ताक्षरित करनी पड़ेगी। अभी आप ऑनलाइन कर दीजिए, लेकिन ऑनलाइन के बाद भी आपको 30 दिनों के भीतर वो अपने साइन के साथ हस्ताक्षरित, मतलब साइन के साथ करनी पड़ेगी, ठीक है। और मौखिक रूप में जब आप करते हो कोई भी, तो मौखिक रूप में जो सूचना दी जाती है वो लेखबद्ध कराई जाएगी, फिर उसको पढ़कर सुनाई जाएगी और उसके बाद में उसके हस्ताक्षर कराए जाएंगे। दोनों माध्यम में आपको ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि मौखिक याद तो रहेगी नहीं, तो उसको लिखित कराना जरूरी है। तो लिखित कराने के लिए आपको क्या करना है, आप अगर मौखिक सूचना थाने में देते हैं पुलिस अधिकारी को, तो वो पुलिस अधिकारी उसको लिखित कराएगा, आप मौखिक कहेंगे और वो उसको लिखित कराएगा। लिखित कराने के बाद आपको पढ़ के सुनाएगा, जब आप कहेंगे ठीक है तो फिर आपके साइन हस्ताक्षर करा लेगा। अब पढ़ा लिखा है तो हस्ताक्षर करेगा, अनपढ़ है तो निशानी अंगूठा करवाएगा। तो एक तरीका मौखिक वाला ये है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक संसूचना के माध्यम से खबर दे रहे हैं अपराध होने की, तो 173(1) में कहा गया है कि वो 30 दिन के भीतर उसको हस्ताक्षरित रूप में अभिलेख करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के 30 दिनों के भीतर उसको हस्ताक्षरित करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको ध्यान में रखने का। और FIR दर्ज करने का एक तरीका है, एप्लीकेशन देंगे, आवेदन देंगे, तो उस आवेदन को पुलिस अधिकारी लेकर, और जो राज्य सरकार का एक प्रारूप है निश्चित, उस निश्चित प्रारूप में वो लिखित करी जाएगी। उसकी बाद आपको उसकी एक कॉपी निःशुल्क प्रदान की जाएगी। जब भी आप FIR दर्ज कराएंगे तो उसकी निःशुल्क कॉपी आपको दे दी जाएगी। तो ध्यान रखना है, राज्य सरकार ने एक पुस्तक, एक डायरी मेंटेन की है। जो भी आप FIR कराएंगे, जो भी सूचना देंगे, वो सूचना उस राज्य सरकार के एक निश्चित प्रारूप की जो पुस्तक है उसमें दर्ज की जाएगी और उसकी कॉपी आपको दी जाएगी। इन चीज़ों को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी किसी स्त्री से संबंधित अपराध का मामला है, अब स्त्री संबंधित यानी कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, बलात्संग आदि के जो मामले हैं उनसे संबंधित, तो इसमें बहुत सारी अब नई धाराएं जो दे दी हैं, तो उनको ध्यान रखना है। तो जैसे जो BNS की धारा है 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74,
75, 76, 77, 78, 79 और 124। तो इन धाराओं के संबंध में जब भी कोई अपराध की सूचना होगी, यानी कि किसी महिला के विरुद्ध कोई अपराध की, यौन शोषण वगैरह जो है उनकी कोई जब सूचना होगी, तो ऐसी सूचना को कोई महिला पुलिस या कोई महिला अधिकारी ही अभिलिखित कराएगी। क्योंकि एक सरकार ने ध्यान रखा है कि अगर महिला से संबंधित अपराध हैं, अगर कोई पुरुष पुलिस है उसके सामने अपनी बात रखने में थोड़ा झिझक रखेगी, तो इसलिए उसकी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोई महिला अधिकारी ही उपलब्ध कराई जाएगी और वही उसके कथन को अभिलिखित कराएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसी स्त्री जो निर्योग्य है पुलिस थाने में जाने के लिए, जो खुद चल नहीं सकती है, अयोग्य है वहाँ पहुँचने के लिए, तो ऐसी सूचना को ऐसी पुलिस अधिकारी उसके निवास स्थान पर या फिर जहाँ पर बताया जाए, जरूरी नहीं है कि निवास स्थान हो, जहाँ पर भी बताया जाए वह व्यक्ति को एक द्विभाषिया या जो उस भाषा को समझता हो ऐसा कोई ट्यूटर साथ में ले जाकर लिखित कराएगा, रेखबद्ध कराएगा और उसकी वीडियो फिल्म भी बनाएगा। तो महिला से संबंधित अगर कोई अपराध हुआ है और वो महिला अयोग्य है, आने में असमर्थ है अगर पुलिस थाने में, तो ऐसी महिला के आप निवास स्थान पर जाएंगे या वो महिला जहाँ भी है, जो भी स्थान बताया जाएगा, अगर हॉस्पिटल में है तो हॉस्पिटल, अन्य किसी स्थान पे है तो अन्य किसी स्थान पर, वो अधिकारी जाकर, ट्रांसलेटर भी साथ में जाएगा। अगर मान लो बोलने में असमर्थ है ना, तो वो ट्रांसलेटर को जिस भाषा में बताएगा तो वो ट्रांसलेटर उस भाषा को यूज करके समझाएगा कि भाई हाँ ये व्यक्ति ये कह रहा है। तो ऐसे ट्रांसलेटर को उपस्थिति में उस सूचना को लिखित किया जाएगा और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। तो ये आपके सूचना दर्ज करने के तरीके हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति का धारा 183(6) में, यहाँ धारा आपको ध्यान रखनी है, सेक्शन 183(6) मजिस्ट्रेट के द्वारा इसका कथन लिखित किया जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं बयान दर्ज करना। तो शिकायत दर्ज होने के बाद में जो पहले 164 में बयान होते थे, वो बयान यानी कि 183(6) के बयान दर्ज कराए जाएंगे। पुलिस सूचना दर्ज कर रही है, 173 में दर्ज कर रही है, वो ध्यान रखना इस बात का कि वो संज्ञेय अपराध हैं। FIR किसमें होती है? संज्ञेय अपराध में। आपको हमने पहले भी बताया था कि जब भी संज्ञेय अपराध की सूचना होगी उसको हम FIR कहेंगे, जब असंज्ञेय अपराध की सूचना होगी उसको हम NCR कहेंगे। तो इतना ध्यान रखना, हम लोग FIR दर्ज कर रहे हैं तो FIR हमेशा संज्ञेय अपराध में दर्ज होगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस में। तो अब हमने यहाँ 173(1) में बात की है और हमने इसकी सूचना दर्ज कर दी। 173(2) में उसको तुरंत इसकी एक कॉपी जो है, FIR की कॉपी निःशुल्क दी जाएगी। ध्यान रखना, कंपटीशन में सवाल ये ऐसे ही आ जाते हैं कि कौन सी धारा में दी जाएगी, तो कंपटीशन अलग नहीं है, इसी में शामिल है। तो 2 में आपको मिल गई इसकी कॉपी। तो यहाँ हम लोगों को खास तौर से अभी इसी पर ध्यान रखना है कि FIR क्या है, एक हेडिंग डालेंगे, कौन से मामले में FIR होती है, संज्ञेय मामले में, इसकी धारा पर चर्चा करेंगे, कैसे कैसे इसको दर्ज किया जाता है इस पर चर्चा कर देंगे। उसके बाद 173 में यह भी बताया गया है आपको कि अगर कोई पुलिस अधिकारी इस सूचना को दर्ज नहीं करता है, आप थाने गए, थाने में आपने सूचना दी
पहला काम यही करेंगे। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जिस थाने में आप जाएंगे वहां पुलिस अधिकारी आपको मना कर दे सूचना लिखने से। तो जब पुलिस अधिकारी इस सूचना को दर्ज नहीं करेगा तब आपके पास क्या ऑप्शन है, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। और इसका ऑप्शन मिलेगा आपको 173(4) में। 173(4) आपसे ये कहती है कि जब किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस अधिकारी को प्रथम सूचना की रिपोर्ट देती है और जब पुलिस इस रिपोर्ट को लिखित करने से इनकार कर देती है तो इनकार करने के बाद ये व्यक्ति क्या करेगा? क्या घर बैठ जाएगा? नहीं, इसके बाद उस सूचना का, उस रिपोर्ट का, उस आवेदन का एक सार, मिनिमम शब्द, उसके कम से कम शब्दों में जो भी उसे शिकायत है, जो उसके साथ घटना हुई है, उसका सार लिखित रूप में, ध्यान रखना, लिखेगा। यहाँ मौखिक नहीं चलेगा क्योंकि ये अधिकारी आपके पास नहीं है। लिखित रूप में कहाँ भेजेगा? भेजने का माध्यम डाक है और भेजेगा किसको? एसपी को। ठीक है, पुलिस अधीक्षक एसपी को भेज सकता है। तो जब पुलिस किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना दर्ज नहीं करती है तो ऐसा व्यक्ति उस सूचना का सार डाक के माध्यम से जिले में, यानी कि पुलिस अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को डाक के द्वारा भेज सकता है। और ऐसे में जो पुलिस अधीक्षक होता है उसको सारी शक्तियाँ होती हैं पारसाधक अधिकारी की। जब उसके पास ये सूचना जाएगी, यानी कि आपका आवेदन जाएगा, तो फिर वो एसपी वो चाहे स्वयं इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या अपने किसी भी अधीनस्थ अधिकारी को, चूंकि जिले सबसे ऊपर बैठा है वो, तो अपने अधीनस्थ किसी भी अधिकारी को नीचे तक का अन्वेषण करने का आदेश दे सकता है। अब आपके पास एक ऑप्शन ये हो गया कि भाई पुलिस अधिकारी ने नहीं सुना थाने में तो उसने भेज दिया ऊपर। अब ऊपर भेज दिया तो ऊपर अपने आप वो कार्रवाई कर सकता है पुलिस अधिकारी। अब उसने भी आवेदन पर ध्यान नहीं दिया, तो जब ध्यान नहीं देगा तब फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? तो ऐसे में इसी धारा में इन्होंने कह दिया है कि अगर ये अधिकारी भी कार्य ना करे तो फिर ये व्यक्ति मजिस्ट्रेट के पास जा सकता है। मजिस्ट्रेट के पास। अब यहाँ मजिस्ट्रेट का मतलब ध्यान रखना, मजिस्ट्रेट हमने आपको दो तरह के बताए थे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट तो ये खुद एसपी भी है, इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट के पास अब कोई इलाज नहीं। तो जब यहाँ पुलिस अधिकारी नहीं सुनेगा तब फिर आप न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे और वहां आवेदन करेंगे, यानी कि न्यायालय जाएंगे। ये मजिस्ट्रेट का मतलब क्या? फिर न्यायालय जाएंगे और न्यायालय जाकर फिर क्या करेंगे? परिवाद। कोई दिक्कत? ठीक है, परिवाद जिस धारा में होगा वो आगे चर्चा होगी उसकी, लेकिन अभी संज्ञेय मामले का एक एफआईआर करने का तरीका आपको यहाँ पता लग जाएगा। तो इतना सा मामला है एफआईआर दर्ज करने का। इसमें आप एलएलबी के लिए जब लिखेंगे तो एफआईआर का अभिप्राय लिख दिए, उसकी परिभाषा लिख देंगे, उसके बाद आप इनकी धाराएं लिख देंगे और धाराओं को लिखने के बाद पुलिस अधीक्षक को भेजा जाना आवेदन। इसके बाद फिर इसमें आप चर्चा कर सकते हैं हेडिंग का कि अन्वेषण किया जाना, एक हेडिंग आप ये डाल देंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, संज्ञेय मामलों में क्या होता है कि जैसे ही संज्ञेय मामले की सूचना पुलिस अधिकारी के पास प्राप्त होती है तो फिर वह तुरंत पुलिस अधिकारी, यानी कि जो भी थाने का प्रभारी रहे या जिसको भी चिन्हित किया जाएगा, आईओ कहते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तत्काल
सूचना प्राप्त होते ही तत्काल अन्वेषण प्रारंभ कर सकता है। उसे मजिस्ट्रेट की अनुमति की जरूरत नहीं होती है संज्ञेय मामलों में, ध्यान रखना। तो संज्ञेय मामलों में जैसे ही एफआईआर यानी कि सूचना मिलती है आपको, तुरंत पुलिस इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर देती है। असंज्ञेय मामलों में क्या होगा? असंज्ञेय मामलों में आपको मजिस्ट्रेट की अनुमति के बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होता है। तो संज्ञेय और असंज्ञेय में इतना ही अंतर है, इसीलिए आप एफआईआर और एनसीआर कहेंगे इसको। तो जैसे ही आपकी एफआईआर लिखी गई, उसके तुरंत बाद पुलिस जो सूचना मिलते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। और इन्वेस्टिगेशन का मतलब आपको क्या बताया था, उद्देश्य क्या होता है इसका? इन्वेस्टिगेशन का मतलब यानी इनका साक्ष्य इकट्ठा करना। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है तो साक्ष्य इकट्ठा करती है। अब साक्ष्य उस अपराध के इर्द गिर्द जो भी उससे संबंधित होगा, अपराध क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, है ना, किसने साथ दिया, तो ये मतलब एक चारों तरफ उसके अपराध के जितना भी जो चीज़ें जुड़ी होती हैं उन सब चीज़ों का वो दर्ज करेगा अपनी डायरी में। तो ये आपको बता देना है। तो ये एफआईआर अब 173 में। कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ, रिसीव नहीं करते हैं तो कोई ऑप्शन नहीं, तब तो फिर पास आपके पास ये है। नहीं नहीं, आपकी एप्लीकेशन अगर वो दर्ज करते हैं, दर्ज करने का मतलब आपको तुरंत उसकी कॉपी देंगे। वो उसका प्रारूप होता है, मोहर लगी होती है, कोई दिक्कत नहीं है उस पर। अगर आपकी सूचना दर्ज नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं देंगे। सूचना दर्ज नहीं, देखो आवेदन आपका लेके रख लेना, वो दर्ज करना नहीं है। आप सूचना देने गए, ठीक है, आपकी सुन ली और आपको भगा दिया, या आप लिखित में लेके गए तो आपकी लेके रख ली, बोले ठीक है दर्ज कर लूंगा, ये प्रैक्टिकल अलग है। हम लोग सिद्धांत पढ़ रहे हैं। सैद्धांतिक मामला ये होता है कि कुछ भी अगर घटित होता है, किसी के साथ कोई अपराध होता है तो वो तुरंत पुलिस अधिकारी संपर्क करे। तो सैद्धांतिक रूप से उस पुलिस अधिकारी का ये कर्तव्य है कि उस सूचना को, जो अगर हम मौखिक कह रहे हैं तो वो तुरंत रिटन कराए, और अगर हम रिटन में लेके गए हैं तो तुरंत उसको अपनी उस पुस्तक पर जो राज्य सरकार के द्वारा निश्चित है प्रारूप, उसमें वो अभिलिखित करे, और अभिलिखित करने के बाद तुरंत उसको एक निःशुल्क कॉपी उस व्यक्ति को उपलब्ध कराए। ये सैद्धांतिक है, कानून ये कहता है। असल में ऐसा होता नहीं है। तो सिद्धांत और प्रैक्टिकल दोनों में बहुत अंतर होता है। हम लोग प्रैक्टिकल बाद में महसूस करेंगे क्या होता है, लेकिन पढ़ना आपको यह है कि क्या होना चाहिए। तो एफआईआर दर्ज होने का ये तरीका है, और हर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, उसको ये देखना है कि जो सूचना देने आया है उसके साथ अपराध कैसा हुआ। ये काम वो व्यक्ति नहीं जानता, ये पुलिस जानती है। तो पुलिस देखेगी कि वो मामला संज्ञेय बन रहा है या असंज्ञेय बन रहा है, ठीक है। जैसा मामला बन रहा है उसको दर्ज करके उसको वैसी ही कॉपी उपलब्ध कराएगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे, असंज्ञेय मामला अगर है तो उसको ये बताएगा कि ये असंज्ञेय है, आपकी कार्रवाई ऐसे शुरू नहीं होगी, आप मजिस्ट्रेट के पास जाइए, मजिस्ट्रेट का आदेश लाइए, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई शुरू कर पाएंगे हम, हमें अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस सामान्यतः ऐसा करती नहीं है। तो टाल मटोल करने का बस यही है। खैर, उन चीज़ों का अलग है। तो आप यहाँ ध्यान रखने हैं कि एफआईआर कैसे दर्ज होगी, ये एक हेडिंग आप बता सकते हैं। लिखित होगी, अधिकारी को कैसे भेजेंगे, और थाने में जाएंगे तो मौखिक हो सकती है, लिखित हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी हो सकती है। तो ये सारी हेडिंग आप बनाकर एक सवाल अच्छा सा एफआईआर पर एलएलबी के लिए तैयार कर सकते हैं। उसको तैयार करिए, बाकी अगले चैप्टर में हम लोग मिलते हैं।